नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपको पता होगा कि इस समय जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, इसमें एक जो खास बात वो सामने निकल कर आई है कि बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि जो पंजाब है वहां पर पैडी और वीट जो राइस और गेहूं होता है इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। बहुत ज़्यादा पंजाब ओवर रिलायंस है इस पर्टिकुलर दो क्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, एग्जैक्टली कितना ओवर रिलायंस है पंजाब का वीट और राइस को लेकर, और इसके अलावा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्या है, सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यह हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर बार बार क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जिस मात्रा में पैडी और वीट की कल्टीवेशन की जाती है वो अनसस्टेनेबल है। तो यहां पर एग्जैक्टली ये कितना ज्यादा है, ये जो हम मोनोकल्चर की बात करते हैं, मोनोकल्चर का अर्थ होता है कि एक सिंगल क्रॉप को लगातार ग्रो किया जा रहा है कई सालों से और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। मतलब कि पैडी और वीट के अलावा जो पल्सेस की खेती हो गई, बाकी और अन्य प्रकार के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको नहीं उगाया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजाब में अगर आप देखोगे जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, देखिए एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और दूसरा हम कहते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में बेसिकली क्या होता है कि जितना भी लैंड में यहां पर उगाया जाता है, आपने देखा होगा साल में कई सारे जो जमीन होती है एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उस पर 2 बार उगाया जाता है, तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, इसलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका ज्यादा निकल कर आता है। नेट क्रॉप्ड एरिया सपोज मैं कहता हूं कि 50 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से कुछ हेक्टेयर्स में जो है डबल क्रॉपिंग की जाती है साल में, तो इसलिए जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो आपका टोटल निकल कर आता है पंजाब में 78 लाख हेक्टेयर। मतलब कि इतने बड़े यहां पर स्तर पर जो खेती है वो की जाती है पंजाब में। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो गेहूं की खेती है, वीट की खेती है, वो किया जाता है 35 लाख हेक्टेयर। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 78 लाख हेक्टेयर में 35 लाख हेक्टेयर सिर्फ गेहूं की खेती की जाती है और 31 लाख हेक्टेयर सिर्फ पैडी की खेती की जाती है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी मात्रा, करीब 84% जो है वो आपका सिर्फ गेहूं और वीट की खेती की जाती, पैडी और वीट की खेती की जाती है। और इसका मात्रा अगर आप पहले देखोगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से तो 1960 में ये 32% था सिर्फ, दोनों को अगर आप मिला दो, और 1970-71 आते आते 47%, और लगातार ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो वीट है और पैडी है उसकी मात्रा बढ़ती रही है। इनफैक्ट आप चार्ट में भी यहां पर देख सकते हो कि वीट की मात्रा कितना परसेंटेज जो है वीट आपका उगाया जाता था। 1960 में ये 27% था, पैडी तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था, इट वॉज जस्ट अराउंड 5%। लेकिन उसके बाद से आप देखिए स्पेशली पैडी का अगर आप मात्रा देखोगे तो 5% से बढ़कर आज के डेट में करीब 40% एरिया जो है वो आपका पैडी में चला जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि बाकी जितने क्रॉप्स हैं उनकी मात्रा लगातार घटती रही है, चाहे पल्सेस हो, कॉटन हो, मेज, ऑयल सीड, ये सभी मात्रा घटती रही है। वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत ही मामूली बढ़त आपको देखने को मिलेगी। जैसे वेजिटेबल आपका 1960 में 1.2% जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो वेजिटेबल में था, फ्रूट्स 0.6 था, तो आज के डेट में ये 3.3% और 1.1%, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल बाकी अगर आप देखिए तो यहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी है। मतलब कि वीट और पैडी इस समय मोनोकल्चर है, एक तरह से आप कह सकते हो पंजाब के अंदर। अब यहां पर मोनोकल्चर प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार हमें दिक्कत क्या है, उगाने दो। यहां पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि अगर आप एक ही क्रॉप को लगातार उगाते जाएंगे साल दर साल, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेस्ट और डिजीज अटैक होते हैं वो यहां पर ज्यादा अटैक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड डाल दो, कुछ भी आप दवा छिड़क दो खेती पर, लेकिन वहां पर कोई असर नहीं करेगा इनको, क्योंकि ये रेसिस्टेंस हो जाते हैं बेसिकली। तो पेस्ट और डिजीज अटैक का ज्यादा खतरा होता है। दूसरा यहां पर ये चीज देखा जाता है कि अगर आप अलग अलग प्रकार के क्रॉप उगाओगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो यहां पर जो इंसेक्ट्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनकी जो अटैक्स की मात्रा है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और यहां पर यह भी बताया जाता है कि जो वीट और पैडी है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो पल्सेस हो गए, लेग्यूम प्लांट्स हो गए, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है सॉइल में, वो आपकी बढ़ती जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा कमी है और इसीलिए यूरिया काफी ज्यादा यूज किया जाता है
फार्मिंग के अंदर, क्योंकि लगातार व्हीट और पैडी की वजह से जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम होती गई है, क्योंकि ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो आपका फिक्सेशन नहीं कर सकते। अब यहां पर पंजाब के लिए प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? तो पंजाब के लिए अगर आप देखेंगे तो वीट कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जो गेहूं का है वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप गेहूं देखिए तो काफी सूटेबल है हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए। पंजाब का जो सॉइल है और जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी सूटेबल है, क्योंकि आपको पता होगा कि वीट जो है वो आपका राबी क्रॉप, और राबी क्रॉप कूल सीजन में उगाया जाता है, और नॉर्थ इंडिया में विंध्यास जो पूरा रेंज है उसके ऊपर वीट काफी अच्छे से हम उगा सकते हैं। जो आपका टेम्परेचर चाहिए वो आपका मार्च तक, हार्वेस्टिंग के समय तक तो 30 डिग्री के आसपास लगभग बना रहता है, उससे कम ही रहता है। तो ये एक ठीक चीज है। और इवन यहां पर हमारे फूड सिक्योरिटी के पर्पस से देखेंगे तो वीट की जो मात्रा उगाई जाती है पंजाब के द्वारा वो ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर पूरा आंकड़ा दिया हुआ है कि नेशनल एवरेज अगर आप देखिए वीट का प्रोडक्शन का, तो पर हेक्टेयर में ये निकल कर आता है 3.5 टन पर हेक्टेयर। ये नेशनल एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पंजाब यहां पर जो प्रोडक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा है, 5 टन से भी ज्यादा पर हेक्टेयर वीट का प्रोडक्शन करके देता है। तो वीट में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है दोस्तों वो है आपका पैडी, दैट इज राइस। यहां पर राइस का दो हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि एक तो जो राइस है वो हम उसको वार्म सीजन में उगाते हैं, राइट, जो हमारा खारिफ क्रॉप होता है उसमें हम उगाते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि पंजाब को उसको उगाने की जरूरत पड़े, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल, साउथ, सदर्न इंडिया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल तो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पैडी की मात्रा, राइट। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इसको कूल क्लाइमेट नहीं चाहिए, वार्म क्लाइमेट में हो सकता है, तो पंजाब को इसकी उगाने की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहां पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि पैडी जो है वो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, काफी बड़ी मात्रा में आपको वाटर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वीट के केस में यहां पर बताया जाता है कि 5 बार इरिगेट करना होता है एग्रीकल्चर लैंड को, लेकिन पैडी के केस में फार्मर जो है वो 30 बार से ज्यादा, 30 टाइम से ज्यादा इरिगेशन करता है। तो आप जस्ट देख सकते हो कितना बड़ा कंज्यूम करता है जो पैडी है आपका। और इसी की वजह से आज के डेट में जब हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो ग्राउंड वाटर की समस्या है, हर साल बताया जाता है कि 0.5 मीटर पर एनम के तेजी से डिक्लाइन हो रहा है पंजाब के अंदर। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम एक और यह है कि यहां पर जो सरकार है वो फ्री में पावर देती है इरिगेशन के लिए, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। इसकी वजह से क्या करता है किसान जो है और ज्यादा इरिगेट करता है, तो यहां पर पानी लगातार गिरता रहा है। और जब भी आप सुनते होंगे पंजाब में पानी की समस्या है, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, याद रखिएगा उसका सबसे बड़ा कारण है वो है आपका पैडी। इनफैक्ट यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से क्या हुआ, 1993 में एक नया क्रॉप लाया गया था पैडी का जिसका नाम है पूसा 44, ठीक है। तो ये इसका जो ड्यूरेशन है वो लंबा है, 140 डेज से लेकर 160 डेज तक यहां पर होता है। पहले जो क्रॉप्स होते थे उसका ड्यूरेशन 110 डेज था। तो जितना ज्यादा समय तक ये क्रॉप रहेगा फील्ड पर उतना ज्यादा उसको इरिगेट करना पड़ेगा। तो ये सारे कारण की वजह से पंजाब में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप कि प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। क्या सरकार ने कुछ कदम लिया है इसको पानी की समस्या को सुलझाने के लिए? बिल्कुल, यहां पर 2009 में सरकार ने एक लॉ लेकर आया था जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009। ये पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया था। अब इसमें क्या था, पंजाब सरकार ने बोला जो नर्सरी सोइंग होती है, नर्सरी के क्रॉप जो सोइंग होती है वो आपका मई 15 के पहले आप नहीं कर सकते, और जो पैडी का क्रॉप है वो आप जून 15 के बाद ही, 15 जून के बाद ही आप सोइंग कर सकते हो, मतलब आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं खेत में, राइट। तो यहां पर इसका मकसद क्या था, आपको पता होगा 15 जून के बाद से जो मॉनसून है वो पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। तो यहां पर जब मॉनसून आ जाएगा तो ग्राउंड वाटर का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर सरकार ने कहा कि 15 जून के पहले आप जो पैडी है उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं करोगे खेत में। जब ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं होगा तो एक तरह से ग्राउंड वाटर नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब आप खुद सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी है। प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको क्या बोला था कि सपोज जून 15 के बाद से अगर यहां पर सोइंग की जाती है पैडी की, तो उसको उगते उगते हार्वेस्टिंग में करीब 160 डेज लग जाते हैं। तो तब तक क्या होता है कि यहां पर अक्टूबर एंड आ जाता है, और अक्टूबर के बाद से तुरंत यहां पर फार्मर को अपना गेहूं की खेती करनी होती है, राइट। जो व्हीट होता है आपका राबी सीजन आ गया, तो यहां पर समय बहुत कम मिलता है, जस्ट 15 डेज का ही समय बचता है लगभग। और इसी की वजह से जो हम कहते हैं कि फार्मर अपना जो रेसिड्यू है उसको जला देता है, उसका मेन कारण ही यही है। अब आई होप कि आपको लिंक करने में समझ में आ रहा होगा कि सरकार ने ये लॉ लाया। लॉ किस लिए लाया
आया अंडर जो ग्राउंड वाटर है उसको यहां पर सेव किया जा सके, उसके लिए लॉ लाया गया। अब इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहां पर उनके पास फार्मर के पास समय बहुत कम बचा खारिफ और राबी क्रॉप में, और इसकी वजह से वो रेसिड्यू जलाने लग गया, और जिसकी वजह से अक्सर हम सुनते हैं हर साल यहां पर प्रॉब्लम आती है कि दिल्ली के अंदर जो है आपका पोल्यूशन की समस्या है। वो पोल्यूशन की समस्या क्यों है? क्योंकि यहां पर जो लॉ लाया गया था उसकी वजह से ये दूसरा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि करीब जो वीट के अंदर हम देखते हैं 35 लाख हेक्टेयर है जो ग्रॉस क्रॉप एरिया मैंने आपको बताया, उसको घटाकर, इसमें बहुत ज्यादा घटाने की आवश्यकता नहीं है, इसको घटाकर 30 लाख हेक्टेयर तक कर देना चाहिए और यहां पर ज्यादा इंटेंसिव क्रॉपिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है वीट वाले के केस में। पैडी में हम चेंज कर सकते हैं। पैडी में अगर आप देखोगे तो जो बासमती राइस है, दो राइस हैं, एक आपके नॉन बासमती और दूसरा है बासमती, तो बासमती का जो हिस्सा है वो बहुत कम है, इट इज जस्ट अराउंड 6.6 लाख हेक्टेयर, और ज्यादा बड़ा जो हिस्सा है नॉन बासमती का है, इट इज मोर देन 20 लाख हेक्टेयर। तो यहां पर जो एक स्ट्रैटेजी बताई जा रही है वो ये है कि जो नॉन बासमती वाले एरिया है उसको 20 लाख हेक्टेयर से घटाकर 10 लाख हेक्टेयर तक ले आना चाहिए, एक ये स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पैडी का टाइप होगा वो आपका जो हमने आपको यहां पर मैंने आपको बताया था पूसा 44, ये ज्यादा समय लेता है मैच्योर होने में, तो यहां पर लंबा समय लग जाता है, तो इसके हमको शिफ्ट करके नए वाले जो क्रॉप्स हैं उसको लगाना चाहिए, जैसे कि PR 126 हो गया जिसमें सिर्फ 93 डेज में हो जाता है। तो यहां पर राबी और खरीफ सीजन में काफी समय मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब अगर आप ये वाले क्रॉप को उगाओगे तो यहां पर जो ईल्ड है पर हेक्टेयर वो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन स्टिल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप PR 122 देखो, लगभग सेम ही है पूसा की तरह, लेकिन यहां पर समय कम लग जाता है, ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह के क्रॉप हमें लगाने चाहिए। इसके अलावा जो फ्री वाटर दिया जाता था उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज फ्री में की जाएगी तो उसका ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो यहां पर मीटरिंग सिस्टम लगाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों के थ्रू, ताकि ग्राउंड वाटर की समस्या पर हम यहां पर ध्यान दे सकें। तो यहां पर अब सोल्यूशन क्या है? हमने 10 लाख हेक्टेयर घटा तो दिया, मैंने आपसे बोला कि इसमें 5 लाख हेक्टेयर हटाना चाहिए जो वीट वाला है, और राइस में यहां पर 10 लाख हेक्टेयर हटा देना चाहिए नॉन बासमती में। तो उसकी जगह हम जो बाकी का, जैसे बासमती वाला हो गया, कॉटन हो गया, मेज, ग्राउंड नट हो गया, खारिफ पल्सेस हो गए, अरहर, मूंग, ये सारे क्रॉप में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए सरकार कुछ सपोर्ट दे सकती है, इंसेंटिव दे सकती है कि अगर आप अपने क्रॉप्स को ये उगाते हो तो हम आपको डायरेक्टली बैंक के खाते में इतना पैसा जमा करेंगे। मतलब इंसेंटिव लाना चाहिए कि यहां पर पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर सकें। और जहां तक वीट की बात है 5 लाख हेक्टेयर कम करने की, उसके अलावा भी यहां पर चना हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, राबी में ये सारी जो चीजें उगाई जाती हैं वो सब हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों यहां पर आपको एक पूरा आइडिया मिल गया होगा कि रियलिटी क्या है, पंजाब का ओवर रिलायंस का लेकर प्रॉब्लम क्या आती है, सोल्यूशन क्या निकल सकते हैं, सब कुछ आपको एक वीडियो में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 2019-20 में यहां पर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था भारत के अंदर, उसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ, फिर मैं आपको लाख हेक्टेयर में टर्म्स में कह रहा हूं, ठीक है, सॉरी लाख टन्स के केस में कह रहा हूं। तो यहां पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ, फिर किसका हुआ। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर स्टोरीज के फॉर्म में डालता रहता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।